मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज डिजिटल मीडिया को लेकर एक बड़ा आयोजन हुआ। इस आयोजन का नाम डिजिटल मीडिया और बदलता मध्य प्रदेश रखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार पंकज पचौरी, पाणिनी आनंद और राज्यसभा टीवी की पूर्व पत्रकार अमृता राय एवं आदि सम्मानित जन मौजूद थे। मध्य प्रदेश में आज डिजिटल प्रेस क्लब का गठन हुआ, जहां हिंदी व अंग्रेजी पत्रकारिता का सूचना संकलन का प्रस्तुतिकरण हुआ। यहां फेक न्यूज़ और समाचार की गंभीरता के ऊपर गहन चिंता की गई और एक बेहतरीन समाज और समाचार का पत्रकारिता से क्या संबंध होता है और उस पर क्या व्यापक असर होता है, इन सभी मुख्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं की गई। आज के समाज में पत्रकारिता की क्या चुनौतियां होती हैं और उनसे कैसे निपटना चाहिए, ये सभी बातों पर चर्चाएं की गईं। बताया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी डेटा है, जिसकी प्राइवेसी वाकई अब भारत में सुरक्षित नहीं है। आपकी निजी जानकारी कैसे सार्वजनिक होती जा रही हैं, यह एक डिजिटल वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक है। कैसे हर एक व्यक्ति का गूगल, फेसबुक जैसे वर्ल्ड वाइड बड़े सोशल नेटवर्क डेटा का उपयोग करते हैं। इसी के साथ यह भी बताया गया कि पत्रकारिता को बुलंद कैसे रखना चाहिए और इसे डिजिटल को माध्यम बनाकर कैसे चलना चाहिए। यह सब जानकारी आज तक के पाणिनी आनंद ने दी। वहीं अमृता राय डिजिटल मीडिया की संभावना व चुनौतियों दोनों पर जोर डाला। उन्होंने कहा, पहले जब हम अखबार पढ़ते पढ़ते बड़े हो रहे थे, तब कुछ अखबार सरकार के द्वारपाल बन चुके थे और अब हमें समय की मांग के अनुरूप खबर के आगे की खबर पढ़ने के लिए अन्य अखबार पढ़ने पड़ते हैं। आज हम सूचना से कठपुतली तक बन गए हैं। मुक्त सूचना के बाजार में आप कब बिक जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। सच और झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस देश को कई प्रतीक सेना चाहिए, हमें प्रतीक सेना से सीखना चाहिए। आजकल के दौर में संभावनाओं को तलाशने की जरूरत नहीं है, चुनौतियों से कैसे निपटा जाए यह ज़रूरत है। प्रतीक सेना जो कि फेक न्यूज़ को ऑथेंटिकेट कर इस पर जोर देते हैं कि क्या समाचार जो हम पढ़ते हैं क्या वह सही है या गलत, इन पर जोर देना वाकई बहुत ज़रूरी है। वहीं जब पंकज पचौरी साहब मंच पर पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे टीवी, और जहां न पहुंचे टीवी वहां पहुंचे एफबी। इसी के साथ उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, जहां उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार है, यानी सोशल बाजार। वहीं चाइना का अपना खुद का बाजार है, क्योंकि वह अपने दायरे में सीमित है। भारत में 120 करोड़ लोग आधार की जद में हैं, वहीं 110 करोड़ फ़ोन हैं और 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं। वहीं 5 करोड़ 24 लाख लोग टैक्स देते हैं और रोज़ाना भारत में 25 करोड़ 60 लाख इंटरनेट यूज़र हैं। पेटीएम कहता है कि भारत में 35 करोड़ लोग पेटीएम का उपयोग करते हैं, वहीं व्हाट्सएप 33 करोड़ यूज़र हैं। पचौरी साहब का सोशल मीडिया को लेकर एक अलग ही जोर दिया गया। उन्होंने कहा, सरकार इन कंपनियों का साथ दे रही है, हिंदुस्तान के पास अपना स्वयं का कोई भी सर्वर नहीं है। सरकार की हर एक जानकारी, हर वेबसाइट जिसमें हमारी हर एक जानकारी गूगल और फेसबुक जैसे बड़े नेटवर्क के पास आसानी से उपलब्ध होती है। हमारी प्राइवेसी आज बिकती जा रही है, यह एक वाकई बहुत बड़ा प्रश्न है। पीआर कंपनी है जो कि 2007 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एडवाइस कर रही है और उसका एक ही रणनीति है उसकी कि हमारे जो क्लाइंट है उसको कैसे चलाया जाए और उसके विरोधियों कैसे उतारा जाए।
मैंने नरहरि जी को कहा कि थोड़ा उससे सीखिए, कैसे मुख्यमंत्री को चढ़ाया जाए, और बाकी जो करना चाहिए वो मैं नहीं कहूंगा। बात यह है कि आज बाकायदा ट्रोल आर्मी चलती, उसकी किताब भी स्वती चतुर्वेदी ने लिखी है, कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा। कैसे ट्रोल आर्मी के एक फुट सोल्जर ने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, वो जरूर पढ़िएगा। मैं आज इस अवसर पर व्हाट्सएप की जो एक यूनिवर्सिटी बन गई है, कोई भी खबर है सब व्हाट्सएप पर आ गई, यानी कि ईश्वर का संदेश आ गया, खुदा का संदेश आ गया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे व्हाट्सएप पे आ गया। अभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने व्हाट्सएप के क्या प्रभाव से, व्हाट्सएप के कौन से प्रभाव से मॉब लिंचिंग कितनी असरदार हुई है, उस पर उन्होंने पूरी स्टडी की है। नरहरि जी, पाणि आनंद जी, पंकज पचौरी जी और प्रवीण आचार्य जी, मैं काउंट कर रही थी, पी से 5 लोग हैं। और इसके बाद राकेश भाटिया जी, विनय द्विवेदी जी, और अगर कोई छूट गया हो तो आप सभी लोग। मुझे खुशी हो रही है कि डिजिटल मीडिया के से सरोकार रखने वाले और डिजिटल मीडिया के वर्तमान, भविष्य और चुनौतियों को सुनने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और इस कार्यशाला में शामिल हो गए। बहुत उत्साहवर्धक है। मैं समझती थी कि पाणि डिजिटल मीडिया की संभावनाओं पे बात करेंगे, तो मैं चुनौतियों पे बात करूँगी, लेकिन ये संभावनाओं पे कम और चुनौतियों पे ज़्यादा बोले। बहरहाल मैं तो चुनौतियों पे ही बोलूँगी। मुझे मुद्दा दिया गया था, विषय दिया गया था, और विषय का केंद्र था सोशल मीडिया और डिजिटल साक्षरता। चुनौतियों के संदर्भ में ही मैं डिजिटल साक्षरता की बात करूँगी। शुरुआत में करना चाहती हूँ तब से जब हम एक इमिग्रेंट के तौर पर डिजिटल मीडिया में कदम रख रहे थे। इमिग्रेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तब डिजिटल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। हमने तो टीवी भी नहीं सुना था, मतलब कभी बचपन में बातचीत सुनते थे तो बातें होती थी कि कोई एक डिब्बा होता है जिसमें तस्वीर आती है और उसमें एंकर बोलती भी है। ऐसी खबरें, मतलब ऐसी बातें बचपन में सुना करती थी। लेकिन हाँ, हमारे पेरेंट्स ये ज़रूर कहा करते थे कि बच्चे अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ने से देश दुनिया के प्रति समझदारी बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी। तो हम अखबार पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे ये पता लगा कि एक अखबार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कई अखबार पढ़ेंगे तो दुनिया के प्रति समझदारी और सच के प्रति आपकी जो समझदारी है, विचारधारा है, वो पुख्ता होगी। तो फिर हम धीरे धीरे कई अखबार पढ़ना शुरू करने लगे। जब हम कई अखबार पढ़ने लगे तब हमें पता चला कि किसी खबर के पीछे की खबर क्या होती है, क्योंकि तब तक एक अखबार पढ़ने से खबर और खबर की सच्चाई नहीं पता चल पाती थी। तो इस तरीके से मीडिया बदलती गई और हमारी मीडिया ट्रेनिंग होती रही। मुझे इस बारे में बड़ा डर लगता है कि रेगुलेशन जो है कि एक तो आपके पास में डंडा ऑलरेडी है, अब आप दूसरा डंडा भी चाहते हैं, तो रेगुलेशन वाली बात जो है वो बहुत समस्या है और उस पर हमको सोचना चाहिए। अब इस रेगुलेशन से जो हम फेक न्यूज के खिलाफ हम चलाना चाहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी जी ने शिकायत की कि मेरे बड़े बड़े कार्टून बना दिए, अमित शाह जी शिकायत करते रहते हैं मेरे बड़े बड़े कार्टून बना दिए और सब चला रहे हैं, और इतना इन्होंने पूरा सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर का हमारे खिलाफ जो है प्रपंच फैला रखा है। इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, इससे क्राइम बढ़ रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उससे उसको रेगुलेट करना जरूरी नहीं, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अब ये सोशल मीडिया उनके हाथ में है और हिंदुस्तान की जो आज की सरकार है वो उनके हाथ में है। कैसे? इस समय .gov.in पर जाइए, 16,000 के आसपास टोटल सरकार ने पिछले 5 साल में ऐप्स बनाए हैं और सरकार के पास में उन ऐप्स
जिस पर कि आपका लाइसेंस बनता है गाड़ी चलाने का, जिस पर कि आपके बच्चे का जो स्कॉलरशिप है आप वो उसको देते हैं, जिस पर कि किसान जो है वो जब सब्सिडाइज्ड खाद खरीदता है उसको उस पर भरना पड़ता है, जिस पर कि आप पेटीएम करते हैं, पैसा देते हैं, पेट्रोल लेते हैं, हर एक चीज उसके ऊपर उपलब्ध है। लेकिन जो ऐप बना हुआ है आपके पास में उसकी जो मिल्कियत जो है वो आपके पास है, क्योंकि वो ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर है या iOS पे है, दोनों कंपनी। कल को अगर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर कोई समस्या हो जाती है, हिंदुस्तान का गरीब आदमी जो है जो खाद खरीदना चाहता है वो खाद नहीं खरीद सकता है, क्योंकि खाद जो है वो आपको ऐप से मिलेगी। जो गैस जो है सब्सिडाइज जो है वो आपको ऐप से मिलेगी, और उस ऐप के ऊपर हिंदुस्तान की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या इस समय हमारे पास है। 3 लाख से ज्यादा रिसोर्सेज यानी कि वेबसाइट, हर तरह की वेबसाइट, मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट, FCI की वेबसाइट, सारी वेबसाइट जो है हर एक चीज की वेबसाइट, स्कूल की वेबसाइट, सबकी वेबसाइट, सारी वेबसाइट 3 लाख से ज्यादा इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिसोर्स सेंटर में है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। क्योंकि आपके पास में जो सर्वर है वो चाइना के पास है। तो ये एक तालाब है जो कि अनसिक्योर्ड है। इससे बचने के लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम घर के बच्चों को तैरना सीखें, और ये जो इस समय टॉक्सिक तालाब है इंटरनेट का, उससे बचने के लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम तैरना सीखें। और कैसे तैरना सीखें? नीर शीर विवेक, ये हिंदुस्तान के और बुद्धिज्म में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। दूध का दूध, पानी का पानी हम कैसे कर सकते हैं? वो हम सिर्फ ऐसे कर सकते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, ये अगर हम जाने तो हम जो दंगे भड़काने वाले हैं, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाले हैं, जो कश्मीरियों को, हर एक कश्मीरी को आतंकवादी का जामा पहनाने वाले हैं, हमको उसकी तमीज हो, और ये बहुत जरूरी है। और ये मैंने जो तालाब वाली बात कही, ये मेरी खुद नहीं है, मैं भी जब पत्रकार आदमी हूं तो चला लेता हूं। HIV एड्स के खिलाफ जब मुहिम चल रही थी अमेरिका में, अफ्रीका में, तब वहां पर ये बात बिल गेट्स ने खुद कही कि अगर HIV एड्स को हमें काबू पाना है इसके ऊपर अफ्रीका में, वी हैव टू ट्रेन द चिल्ड्रन ऑन हाउ टू स्विम। तो उस टाइम HIV एड्स बहुत नॉर्मल फैल रहा था, और एक समय यह था कि लोग कह रहे थे कि 80% पॉपुलेशन अफ्रीका की जो है वो HIV एड्स से खत्म हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई, क्योंकि वहां पर लोगों ने तैरना सीख लिया। और वो था टॉक्सिक सूप, कि ये जो है एसिड हो गया पूरा। ढंग की बात आप ट्विटर पर डाल के देख लीजिए, 50 आदमी आपके पीछे लग गए। आज सुबह मैंने यहाँ पे आने से पहले ये कहा कि हमने कोई स्टोरी की थी कल कि CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMI का डाटा है कि ये जो 40% जो जॉब्स बढ़े हैं मध्य प्रदेश में, उस पर हमने स्टोरी की ऐप के ऊपर, और उसको मैंने ट्वीट कर दिया। 6 लोगों ने बोला, अरे ये तुम तो कांग्रेस वाले हो, कांग्रेस वालों ये करते हो, कांग्रेस वालों वो करते हो। मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा हूँ, CMI का डेटा है, मैं उसको बोल रहा हूँ। इसलिए सिर्फ हमें तथ्यों के ऊपर जाना चाहिए, तथ्यों के बारे में ये सीखना चाहिए कि आपकी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कहां से आई है। image.google.com, और उस पर चले जाइए, image.google.com पे चले जाइए। उसमें एक कैमरा का तस्वीर बनी होती है, उसे दबाइए और उसमें आप कोई भी तस्वीर डाल दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगी वो तस्वीर कहां से आई।
क्योंकि गूगल पूरे घूम करके वो आपको बता देगा ये तस्वीर 2016 में यहाँ पर खींची गई थी और ये तस्वीर यहाँ है। अगर आपके घर के पास में पार्क है तो म्युनिसिपैलिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि आपको इंटरनेट मुहैया करवाए। अगर आप कॉलेज चला रहे हैं तो कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वो आपको इंटरनेट मुहैया करवाए। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो रेस्टोरेंट ओनर की जिम्मेदारी है, मौलिक फंडामेंटल राइट, कि वो आपको इंटरनेट मुहैया करवाए। आप होटल में रह रहे हैं, होटल वाले की जिम्मेदारी है कि वो आपको इंटरनेट मुहैया करवाए। मैं 2011 की बात कर रहा हूं, जो आपने क्यों मिला कश्मीर, कोई लेना देना नहीं, कोई उनकी बात करने वाला नहीं। सिर्फ वो यूरोपियन यूनियन में लोग चिंतित हैं कि भाई आपने इंटरनेट कर रखा। तो एक तो सरकारों को यह करना चाहिए कि इंटरनेट को बाकायदा मौलिक अधिकार बनाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। आप समझ लीजिए, आप लाइन में खड़े हुए हैं आधार की या किसी की, कल को 2000 के नोट दोबारा बंद हो गए और आप लाइन में फिर खड़े हो रहे हो। भगवान पहले तो भगवान ये करेंगे आप 2000 नोट आपके पास हों। मतलब यूरोपियन सारे देश हैं वो हिल जाएंगे कि ये हिंदुस्तान ने कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटा सा देश होता है वो यूरोप के पूरे मुल्क के बराबर होता है। फिनलैंड की पूरी आबादी 5 मिलियन है आसपास। दूसरा ये कि 100 स्कूल ले लीजिए और 100 स्कूल में आप फेक न्यूज और इंटरनेट के ऊपर बच्चों को पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि अगर बच्चे दिल्ली शहर में अपने माँ बाप के गले पड़ के पटाखे कम करवा सकते हैं तो ये भी करवा सकते हैं। ये दूसरी चीज जो कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं उसकी बात करें ना। हवा में थोड़ी कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं और भारत जो सबको सिखाएगा और आगे तरफ का करेगा, नहीं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं उसका मार्केट, जो हम कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। मैं इतना बड़े मीडिया को कुछ नहीं कर सकता, छोटी सी प्लेटफॉर्म चलाता हूँ, मैंने कहा मैं ही चलाता हूँ, ढंग से चलाता हूँ और उसमें सिर्फ हम फैक्ट्स की बात करते हैं। पूरे ऑफिस में भी बोला हुआ है जो भी आप फैक्ट लिखें उसका सोर्स जरूर दें। आरबीआई का डेटा है, स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है, फलाने का डेटा है, सीएमआई का डेटा है, सब डेटे पर बात करते हैं। सिर्फ फैक्ट दो लोगों को, क्योंकि फेक न्यूज इतनी ज्यादा है कि आप लोगों को ये भी नहीं मालूम कि क्या सच है और क्या फर्क है। नीट शीट विवेक करना जो बड़ा मुश्किल, और आपको रोज मिलता होगा जब आपके पास में व्हाट्सएप मैसेज आते होंगे तो आपको रोज ये लगता होगा कि भाई ये सही है कि नहीं। तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि हम एक अच्छा गवर्नमेंट फंडेड प्राइवेट और एनजीओ के साथ में मिलकर के साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। हमें आपको इतना नहीं लगेगा हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इस होटल में, लेकिन जिस आदमी के गांव में 250 रुपए जो है वो बैंक के किसी ट्रांजैक्शन में चले जाते हैं क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि यस अग्री करना है या नहीं करना है, अब उसकी सोचिए 250 रुपए अभी भी बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे ख्याल में 250 रुपए का एक छोटा वाला कट्टा आ जाता है उसका फर्टिलाइजर। तो ये साइबर सिक्योरिटी जो है इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये हमें मालूम करना चाहिए कि अगर कुछ कहीं पर हो रहा है, अगर इंदौर में रूमर फैला है तो वो कहां से शुरू हुआ और उस रूमर के पीछे कौन है और कहां पर आप पुलिस भेज के लोगों को उठा सकते हैं। तो सदस्य यहां उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथियों, डिजिटल शब्द आधुनिकता की ओर इशारा करता है और जो यह शब्द मीडिया के साथ जुड़ता है तो मीडिया आधुनिक बन जाता है। और जब यह आधुनिक मीडिया अपने पत्रकारिता के हुनर से समाज में घट रही घटनाओं का सही और त्वरित प्रेषण करता है तो सरकारें सोचने एवं सही कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। यही है डिजिटल मीडिया की ताकत। जब देश में स्थापित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया से कदम ताल कर देश को मीडिया तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल जब देश में स्थापित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने डिजिटल और सोशल मीडिया से कदम ताल कर तो देश में
मीडिया की ताकत का एहसास होता है। जन जन से जुड़े इस मीडिया के तेजी से बढ़ने के साथ उसकी गंभीरता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे। साथियों, डिजिटल प्रेस क्लब एक प्रयास है इस मीडियम के लोगों को जोड़ने का, जो पूरे प्रदेश भर में फैले हुए हैं। समय समय पर कार्यशालाएं, सेमिनारों के माध्यम से पंकज पचौरी जी, जिनको आमने सामने पहली बार देख रहे हैं, टीवी पे ही उनके विचार और उनकी स्टाइल को देखते आए, जो बहुत ही हमेशा से ठोस रही है। ऑलरेडी पांडे जी, आचार्य साहब, हमारे आयुक्त नरहरी जी, द्विवेदी जी और भाटिया जी और यहाँ उपस्थित